वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग एक 12th मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर इंटीग्रल डिस्कस करने वाले हैं और उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों का एक डेरिवेटिव का जो चैप्टर है इससे जस्ट पहले वाला वो आपको क्लियर ना भी हो तो कंसेप्ट जरूर आपका क्लियर होना चाहिए। कि कंसेप्ट कह रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले क्या हैं डेरिवेटिव्स के और हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स, ये पता होना चाहिए कि हम लोग डेरिवेटिव निकालते कैसे, तभी जाके आप ये इंटीग्रल कर पाओगे। और ये आपका इंटीग्रल जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिकली कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और सारा फॉर्मूले आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो भी एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होते रहेंगे वो मैं एक्सरसाइज से पहले डिस्कस करता रहूँगा। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट के बारे में ही बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल जनरली दो तरह का होगा। एक हो जाएगा आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रल और एक हो जाएगा आपका डेफिनाइट इंटीग्रल। आपका इस चैप्टर का जो मैक्सिमम पोर्शन होगा वो इनडेफिनाइट कवर करेगा और रेस्ट ऑफ पोर्शन को डेफिनाइट कवर करेगा। अब ये दोनों इंटीग्रल को हम लोग लिखेंगे कैसे, इसके बारे में इसे जानते हैं। देखिए, कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, लेट दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर हमें इसका इंटीग्रल निकालना है तो यानी ऑब्वियसली इंटीग्रल का कुछ साइन होगा। ये हो गया आपका इंटीग्रल का साइन। अब हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मान लो x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो साथ में लिखेंगे dx। जब हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो कुछ आंसर आएगा, लेट दैट आंसर इज 5x और साथ में एक c लिखूंगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए ये सब क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये साइन को हम लोग कहेंगे इंटीग्रल साइन और ये f ऑफ x को हम लोग कहेंगे इंटीग्रैंड, जहाँ पे dx हो जाएगा एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ये जो 5x है वो हो जाएगा प्रिमिटिव और ये जो c है c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, जब हम लोग एक फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं, जिस प्रोसेस से निकालते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये तो था कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल को। अगर हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल की बात करें तो अगर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, अगर हम लोग उसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो उसको इंटीग्रल का साइन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो साथ में यहाँ पे एक dx देंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, डेफिनाइट इंटरवल कहने का मतलब है इसका एक डेफिनाइट लिमिट में फाइंड हो रहा है, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों गिवन होगा, एक इंटरवल होगा। यानी सपोज a टू b में ये फाइंड हो रहा है तो इसका जो आंसर आएगा दैट 5x वो भी इंटरवल में ही होगा, लिमिट्स में अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये c नहीं रहेगा। बस इतना फर्क है। इसके बारे में जब डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो हम लोग को जानना चाहिए फॉर्मूले से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज इंटीग्रल का क्या है। प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर एक फंक्शन f ऑफ x है उसके साथ कोई एक कांस्टेंट k है, अगर हम ये टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर निकाल रहे हैं तो ये जो k है बच्चों ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल का बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा f ऑफ x dx। ध्यान देना कि ये k है क्या, k इज व्हाट, इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट ऑफ फंक्शन अदर देन x। यानी x के फंक्शन को छोड़ देने से जो भी फंक्शन आएगा वो यहाँ पे कांस्टेंट कहलाएगा, एक्सेप्ट देन द फंक्शन ऑफ x।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है 5x²। इसको अगर हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx डालूंगा यहाँ पे। देखो ये फंक्शन x पे ये है, यानी ये एक कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये बाहर चल जाएगा। 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। बाकी बाय फार्मूला उसको हम लोग निकालेंगे, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक फंक्शन लिया हमें sin a cos x। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो फंक्शन है जिसका हम लोग इंटीग्रल निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ये पता कहाँ से चलेगा? हम लोग को यहाँ dx से पता चलेगा कि किसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, यानी x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी कि अदर देन द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। यानी ये जो साइन है वो कहलाएगा कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट अब बाहर चल जाएगा। sin a इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। बाकी इसका फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया कि कांस्टेंट किसे कहेंगे और उससे कब हम लोग बाहर कर देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? अगर एक फंक्शन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर एक फंक्शन x पे दिया हुआ है और एक फंक्शन भी x पे दिया हुआ है, और दोनों फंक्शन का सम हो, आइदर सब्ट्रैक्शन हो, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। और इंटीग्रल निकालना है यानी विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x ही निकाल रहे हैं। तो इन केसेस में क्या होगा? ये जो इंटीग्रल है वो दोनों फंक्शन में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है x² और एक फंक्शन दिया हुआ है 3x³। अब ये टोटल फंक्शन का मुझे इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, प्लस एंड माइनस, फंक्शन डिवाइड हो जाएगा। फंक्शन का इंटीग्रल डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x² dx प्लस एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ dx। बाकी फॉर्मूला पता होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो जनरल फॉर्मूला है, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि हम लोग आगे इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस हो गया, फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले जस्ट एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल है क्या। इंटीग्रल कहने का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव्स। शायद आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। जब आप लोग डेरिवेटिव पढ़े हैं तो एंटी का मतलब समझते ही होंगे, उसका उल्टा। देखिए, अगर कोई एक पॉइंट ए से बी को हम लोग जा रहे हैं, जिस रास्ते हम लोग ए से बी को जा रहे हैं, अगर बी से ए को आए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एंटी, ए से बी जाने का एंटी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस रास्ते से हम लोग किसी फंक्शन का f ऑफ x का डेरिवेटिव निकाले, जिस रास्ते से हम लोग एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले, f ऑफ x का डेरिवेटिव शायद आपने पढ़ा होगा f'(x), उसी रास्ते से जब हम सब जो आंसर आया हमारे पास, उस आंसर का जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे या फिर इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ x, और यही इंटीग्रल को कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव। शायद समझ में आया? देखिए, f ऑफ x का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग को f' मिलेगा, और जो आंसर हम लोग को मिला उस आंसर का अगर हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे
तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शायद अच्छे से समझ पाएंगे आप। सपोज हमें एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, राइट। अगर हम सब साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालें, दैट इज डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, हमें पता है, मैंने बताया कि आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद होना जरूरी है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब अगर डेरिवेटिव एक साइन एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर cos x होता है, तो cos x से जब हम लोग उल्टा जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, फंक्शन तक पहुँचेंगे। तो वो फंक्शन क्या है, sin x है, यानी cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x, यानी cos x का इंटीग्रल कौन है, sin x है, यानी cos x का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, sin x होना चाहिए। और साथ में एक क्या आएगा, c आएगा। c क्या है मैं बताऊंगा अभी। शायद आप लोग को समझ में आया कि डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव क्या है, या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज व्हाट, sin x। कोई भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि c क्या है, ये c क्यों लगता है, या जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, या आखिर लगाया क्यों जाता है। देखिए, अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ, जैसे जो अभी हम लोग लिए थे, लेट साइन एक्स दिया हुआ है। अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालूं, अभी किसका निकाला था, cos x का निकाला था। चलिए cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आना चाहिए, साइन एक्स आता है, ये आप लोग को पता है। अगर मैं cos x प्लस इंटीग्रेशन से पहले हम लोग को डेरिवेटिव के तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अगर मैं साइन एक्स के प्लेस में लिखूँ 2 प्लस साइन एक्स, तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज व्हाट, 0। यानी ये भी क्या आ रहा है, देखा जाए तो cos x ही आ रहा है। चलिए लिख दे रहा हूँ मैं फिर भी, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये साइन एक्स का cos x। फिर अगर मैं लिखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3025 प्लस साइन एक्स, अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या आएगा, ठीक उसी तरह से डी बाई डी एफ ऑफ 3025 प्लस डी बाई डी एफ ऑफ साइन एक्स, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा मेरे पास, cos x ही आएगा। तो हमें पता है कि ये जो आंसर आया है उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को वो फंक्शन मिल जाएगा, या क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव का, फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका एंटी डेरिवेटिव ही तो फंक्शन होता है। यानी इस cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, sin x। तो यहाँ पे देखिए cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या निकल रहा है, sin x निकल रहा है, और इस cos x का भी एंटी डेरिवेटिव 2 प्लस साइन एक्स निकल रहा है, और यहाँ पे इस cos x का एंटी डेरिवेटिव निकल रहा है 3025 प्लस साइन एक्स। तीनों में अलग अलग है, आंसर तो सेम है। क्या एक ही एंटी डेरिवेटिव का तीनों आंसर हो सकता है क्या, वही कंफ्यूजन हो रहा है। तो जिसके वजह से यहाँ पे मान लो कि ये साइन एक्स जो लिखे थे ये 0 प्लस साइन एक्स हो, ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग cos x निकाल रहे हैं उसका एंटी डेरिवेटिव कहीं ना कहीं जो नंबर्स है, वो नंबर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं रहता है वो। यानी जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, जो नंबर था हमें पता नहीं है वो नंबर क्या है। इसी के लिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये cos x से जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो हमने क्या करेंगे, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ अगर cos x dx कर रहे हैं हम लोग, हमें पता है cos x यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x कर रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x दैट इज
sin x मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसके साथ फंक्शन में क्या था, इसी के लिए ये क्या हो जाएगा प्लस सी। हो सकता है 0 हो सकता है 2 हो सकता है 3025 या फिर कोई भी नंबर हो सकता है, इसी के लिए हमें नहीं पता है मालूम वो नंबर क्या था, इसी के लिए हम लोग सी लिखते हैं। शायद आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी देखिए फॉर्मूले को कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। पहला वाला फर्स्ट फॉर्मूला इज गिवन ए फंक्शन x टू द पावर n। हम लोग को इसका इंटीग्रल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx। ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। अभी बात की हम लोग सी क्यों लिखते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट साथ में हो सकता है, इसी के लिए। और एक चीज़ याद रखना है कि ये जो n होगा, n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। क्यों नहीं होगा इसके बाद में बताऊंगा, होने से दिक्कत क्या होगा। ये फॉर्मूला एक आप याद रखोगे। देखिए इस फॉर्मूले के बेसिस में अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज मेरे पास गिवन है x टू द पावर 3 इज ए फंक्शन। हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल dx बाय फॉर्मूला क्या होना चाहिए x टू द पावर n प्लस 1, n के प्लेस में यहाँ पे 3 है, दैट विल बी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस सी, यानी फाइनल आंसर विल बी x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला में कुछ भी होगा आप कर पाओगे। सेकंड फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ही दिया हुआ है, सपोज मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx ऐसा ही लिख ले रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन dx कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कांस्टेंट के टर्म में ही लिख रहे हैं हम लोग। तो अगर ये 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब होता है x टू द पावर 0। यहाँ पे अगर ये 1 होता, 1 का मतलब होता है x टू द पावर 0 dx, यानी जहाँ पे आपका इंटीग्रेशन dx बचेगा उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं x टू द पावर 0 dx। तो यहाँ पे ये x का पावर कितना हो गया, यहाँ पे n हो गया, तो n प्लस 1 दैट इज x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x टू द पावर 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1 इज x प्लस सी। तो सिंपली आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जहाँ पे देगा उसका वैल्यू होना चाहिए x। थर्ड में कि यहाँ पे हमने x का n का जो है x का पावर -1 क्यों नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि x का पावर -1 लेंगे, आप लोग शायद डेरिवेटिव पढ़े होंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज व्हाट 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए log x, यानी हम लोग 1 बाई एक्स का अगर इंटीग्रल निकालेंगे तो वो log x होगा। इसी के लिए 1 बाई एक्स इज व्हाट x टू द पावर -1, 1 बाई एक्स मीन्स व्हाट x टू द पावर -1, यानी x टू द पावर -1 का इंटीग्रल विल बी log x, नॉट इन दिस वे। यहाँ पे log कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा, इसी के लिए n का पावर -1 को छोड़ के जो भी होगा उसके लिए ये जनरल फार्मूला आ जाएगा। तो उसका फार्मूला भी हम लोग लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, चाहे वो x टू द पावर -1 हो, इज log x प्लस सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट cos x। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव इज व्हाट sin x, यानी cos x का अगर हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा sin x मिलेगा।
यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x प्लस c, ये एक फॉर्मूला है। देन फिफ्थ फॉर्मूला, हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज व्हाट, sin x। ओके, तो अगर हमें sin x का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x, यानी इंटीग्रल ऑफ sin x इज d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस sin x। अगर हम लोग sin x का इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस cos x। देखो माइनस sin x का इंटीग्रल होगा cos x, यानी sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x इज व्हाट, माइनस cos x, और साथ में क्या लिखेंगे, प्लस c। ठीक उसी तरह से सिक्स्थ में d बाई डी एक्स ऑफ tan x हमें पता है क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव इज व्हाट, tan x, यानी इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx इज व्हाट, tan x प्लस c। अगर हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cot x इज व्हाट, cos x स्क्वायर x, यानी cos x स्क्वायर x का माइनस cos x स्क्वायर x, एक मिनट, d बाई डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर, हाँ, माइनस cos x स्क्वायर x, यानी कि माइनस cos x स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव इज cot x, और cos x स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस cot x। सो इंटीग्रल ऑफ cos x स्क्वायर x dx इज व्हाट, माइनस cot x प्लस c। ठीक उसी तरह से हम लोग एट्थ फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x इज व्हाट, sec x। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इज व्हाट, sec x प्लस c। आखिरी वाला कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे जगह नहीं होगा, ऊपर। नाइन, हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज व्हाट, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, यानी कि माइनस cosec x cot x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, cosec x इंटू cot x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये माइनस इधर चल जाएगा, माइनस cosec x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इज व्हाट, माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट आपको पहले एक्सरसाइज के लिए काफ़ी है, और इसी कंसेप्ट से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन, और जहाँ पे जो फॉर्मूले रिक्वायर होते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।